हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत प्रेडिक्शन पे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं वॉक ऑफ एक्ट 1995 के बारे में। अब ऑफ द सडन आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ऑफ द सडन ये बंदा आज इस टॉपिक पे बात करने कैसे आ गया है। तो गाइज, मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि और मुझे लगा कि शायद इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं ये वीडियो एक लेकर आ गया आपके। और ऑफ द सडन नहीं गाइज, ये बीते शुक्रवार का एक वाकया है जब राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया है कि ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, मतलब हटा ही दिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है राज्यसभा के अंदर और क्यों इस एक्ट को हटाने की मांग की जा रही है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि ये राज्यसभा के अंदर फ्राइडे बीते जो हमारा फ्राइडे अभी गया है, उस फ्राइडे को ये एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया गया है हरनाथ सिंह जी के द्वारा। हरनाथ सिंह जी जो है वो राज्यसभा मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से, और ये बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं राज्यसभा के अंदर, और इनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड एक्ट है ना 1995, इसको खत्म कर दिया जाए, मतलब इसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए। ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई ये प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। बिल तो बिल है। बिल तो नॉर्मली किसी भी हाउस में आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब कभी भी आते हैं, कोई भी बिल लेके आते हैं, तो वो तो बिल 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 तो बिल है। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा इस कि बिल भी जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक पब्लिक बिल होता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि दोनों बिलों में फर्क क्या है। अगर आप देखें गाइज, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल में एकदम बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीता हुआ है, जो इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, ठीक है, या फिर कोई राज्यसभा पार्लियामेंट है, राज्यसभा मेंबर है, तो वो दोनों ये बिल लेके आ सकते हैं। बस शर्तें ये है कि वो किसी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अगर कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा है और अगर वो कोई बिल लेकर आना चाहता है, तो उस बिल को हम बोलते हैं पब्लिक बिल, यानी कि गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल वो बिल लेकर आ सकते हैं जो गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अभी बीजेपी के पास टोटल पूरे इंडिया में इनके पास 303 सीटें हैं। ठीक है, लेकिन 303 सीटों पे 303 सीट इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। मंत्रिमंडल का हिस्सा मतलब सबके पास कोई मंत्रिमंडल नहीं है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड ही है। ऑब्वियस सी बात है कि इतने लोगों को तो हम मंत्री नहीं बना सकते, तो कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है। तो जो बिल मंत्री लेकर आते हैं वो उनको हम पब्लिक बिल बोलते हैं। और जो बिल भले ही वो इलेक्शन जीते हुए हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट वो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई बिल लेकर आते हैं तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। हरनाथ सिंह जो है वो किसी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जो वो बिल लेकर आए उसको हमने प्राइवेट मेंबर बिल बोला। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते कैसे हैं? तो गाइज, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है ना, ये डायरेक्ट आप लेकर नहीं आ सकते। आपको सबसे पहले जब आप ये बिल लेकर आते हैं तो आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे वोट होता है। वोट होने के बाद अगर आपके फेवर में ये वोट गया, तो फिर आपको ये परमिशन मिलती है कि भैया
ठीक है, अब आप इस बिल पे बहस कर सकते हैं दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो सेम यही हुआ, जब ये बिल लेकर आए, इन्होंने परमिशन लिया। परमिशन लेने के टाइम में इस पे वोटिंग हुई और 52 वोट्स जो है इसके फेवर में चला गया और 32 वोट्स जो है इसके अगेंस्ट में गया। ठीक है, तो जब 52 वोट्स जब इसके फेवर में पड़ गया, तो यानी कि इनको अनुमति मिल गई है कि अब ये जो बिल है, ऑब्वियसली इस पे अब बहस होगी और ये बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, मतलब ये ग्रांट हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, जिसपे ये जो जंग की हुई है कि भाई इस वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो भाई ये वक़्फ़ वो चीज़ है जो मतलब डोनेट करने को हम वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी जो अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर वो कोई दान करना चाहते हैं, कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, तो वो अगर कोई दान करेंगे तो उसको हम वक़्फ़ बोलेंगे। ठीक है, इसी को वक़्फ़ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, तो भाई जब ऐसा है, अगर कोई ज़्यादा पैसा वाला आदमी है, ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला आदमी है, वो किसी गरीब के लिए कुछ अगर दान करना चाहता है, तो फिर इसको रद्द करने की बात क्यों हो रही है? तो गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा तो है, लेकिन वाकई में क्या ये प्रैक्टिस हो रहा है? इन सब चीज़ों को लेके जो हरनाथ सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया है, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली है अपने जो उन्होंने स्पीच दिया है राज्यसभा के अंदर, उन्होंने क्या क्या मुद्दों को उठाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस कि वक्फ बोर्ड भारत में आया क्या है। देखिए गाइस, भारत में इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत पुराना हिस्ट्री है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये प्रैक्टिस होता था। उसके बाद फिर अकबर जब आए तो फिर अकबर के टाइम पे भी इसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया गया। अगर हम उन सब डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्स इसका देख लेते हैं कि भाई क्या कुरान के अंदर इसकी मतलब कि कोई वो है क्या कि आपको करना ही करना है? तो नहीं है गाइस, कुरान के अंदर आप ये अगर आप देखें तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वक़्फ़ करना ही करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो वक़्फ़ का प्रैक्टिस है ये मोहम्मद साहब के टाइम से ही हो चलता आ रहा है। और मोहम्मद साहब का ऐसा सोचना था कि जो भी गरीब लोग हैं, उन गरीबों का भी हक है रोटी कपड़ा और मकान पे, कि उनको भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिस पे उनका हक है। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि वाकफ होना चाहिए, जो अमीर लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रो करके थोड़ा सा जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें, ताकि उनकी भी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो ऐसा मोहम्मद साहब का उस टाइम पे सोचना था, और यही होता था वहाँ पे उस टाइम पे, और उससे गरीबों को हेल्प मिलती थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, जब भारत आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, तो आज़ाद ये भारत में जब ये वक्फ बोर्ड आया आज़ादी के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री की में अगर हम इसको देखें, तो उसमें क्या हुआ कि जिस टाइम हमारा बंटवारा हुआ, तो बहुत से जो मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया में रहती थी, वो इंडिया छोड़ के माइग्रेट हो गई थी पाकिस्तान की तरफ। तो जब वो लोग पाकिस्तान चले गए, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? उनके जो धन दौलत जो भी थे यहाँ पे, जो भी उन्होंने जमीनें थी, उनकी जायदाद थी, वो सब कहाँ गया? तो वो सब जो देख रेख का जिम्मा जिसके पास गया भारत के अंदर, उसको हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। आइडियली देखा जाए तो ये वक्फ बोर्ड कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। करंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, ठीक है, लेकिन एक अलग से मिनिस्टर भी इसके लिए अपॉइंट है, जो कि स्मृति ईरानी अभी कंट्रोल इसको करती हैं। ठीक है गाइस, तो करंट में ये चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1954 में आज़ादी के कुछ दिन के बाद कांग्रेस ने इसे कानूनी रूप से मान्यता दे दी थी वक्फ बोर्ड को। ठीक है, तो 1954 में कानूनी मान्यता मिलने के बाद
कांग्रेस ने 1995 में एक और एक्ट को पेश किया, ठीक है, 99 एक और एक्ट को पेश किया जिसके तहत वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना दिया गया कि मतलब अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर क्लेम कर दिया कि ये हमारा है, तो आप उस प्रॉपर्टी को लेके किसी भी कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी पे, मान लीजिए अगर आपका घर है और आपके घर पे कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर आता है और ये कहता है कि भैया ये घर आप खाली करो, ये अब हमारा है, तो वक्फ बोर्ड को ये साबित नहीं करना है कि वो प्रॉपर्टी उसका है या नहीं है, लेकिन आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि यह घर आपका है या नहीं है। ये आपको दस्तावेज वहां पे दिखाने पड़ेंगे कि भाई देखो ये मेरे पास दस्तावेज है, ये घर हमारा है, आप यहाँ पे गलत आ गए हो, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को लेके, इसी सब विवादों को लेकर ये मांग उठ रही है कि भाई इसको हटाया जाए, क्योंकि अब देखिए ना, आप किसी भी कोर्ट में अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं जा सकते, तो फिर उस कानून का क्या मतलब कि ये कोर्ट से भी ऊपर इसको बना दिया गया है। 1995 एक्ट वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देता है कि ये कोर्ट से भी ऊपर है, जिसके कारण ये बहस चल रही है कि भाई इसको हटा दिया जाए, इसको रद्द किया जाए, इसको खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटा दिया जाए, ठीक है। वक्फ बोर्ड अब जान लेते हैं भाई गाइस कि इतना बवाल जो मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेके क्यों मचा हुआ है। तो बवाल इसलिए मचा हुआ है गाइस कि भारत के अंदर तीसरी सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है वक्फ बोर्ड। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है वक्फ बोर्ड। अप्रॉक्स 9.5 लाख एकड़ लैंड इनके पास अभी है, अभी करंट में इनके पास है। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के पास, मतलब भारतीय सेना के पास, उसमें परमानेंट और रिजर्व दोनों को अगर हम शामिल करें, तो दोनों सेनाओं को अगर पूरे भारत की सेना को मिला दिया जाए तो भारतीय सेना के पास 18 लाख एकड़ लैंड है अप्रॉक्स। दूसरा सबसे ज़्यादा लैंड एकड़ होल्डिंग करने वाला जो ये है वो इंडियन रेलवे है, जिसके पास 12 लाख एकड़ लैंड है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो वक्फ बोर्ड है, जिसके पास अप्रॉक्स 9.5 लाख एकड़ लैंड है। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि इनका वर्चस्व कितना है भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइस कि हरनाथ सिंह जो ये बिल लेकर आए तो उन्होंने क्या क्या रेफरेंसेस दिए हैं अपने स्पीच में। तो गाइज उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं, उन्होंने बेसिकली दो रेफरेंस दिए हैं। एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो ये है कि तमिलनाडु के त्रिची डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका उन्होंने मुद्दा उठाया है, और एक महाराष्ट्र के सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। वो दोनों ही इन्होंने अपने जो बिल पेश किया है उन्होंने, उस बिल पे इन दोनों को आधार बनाया है। तो इस वीडियो में हम तिरछी वाला जो मैटर है उस पर ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि तिरछी में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण जो हरनाथ सिंह ने अपने स्पीच में वहां पे बोला है। तो गाइज ये 15 सितंबर 2022 में हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये एक लेख छपा था कि तमिलनाडु का एक तिरची डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है तिरुचुतरई विलेज, ठीक है। इस विलेज के अंदर क्या होता है कि ऑफ द सडन कुछ लोग आते हैं वक्फ बोर्ड से और कहते हैं कि भैया ये गांव खाली करो, ये गांव हमारा है और ये हमारे कंट्रोल में अब रहेगा। और हद तो तब हो जाती है गाइस कि वहाँ पे एक 1500 साल पुराना एक मंदिर है जो कि स्वामी चंद्रशेखरा को समर्पित है। वो मंदिर भी अब ये क्लेम करते हैं कि ये भी हमारा है और ये इस पे अब हम रहेंगे, हमारा हुकूमत रहेगा। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है वहाँ पे। जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विरोध करती है। तो फिर जो वक्फ बोर्ड है वो कंडीशन रखते हैं, और वो ये कंडीशन रखते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम है अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, बट ये कंडीशन होगा कि उनको अपना रिलीजन छोड़ के इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ेगा।
तभी उनको यहाँ पे रहने की अनुमति दी जाएगी। तो जो हरनाथ सिंह ने जो ये बिल पेश किया है, उसमें जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो इस गांव का मेनली ज़्यादा फोकस करके ये गांव का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं गाइज, ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं, ये उसी मंदिर का फोटो है। और ये जो कटिंग है ये हिंदुस्तान टाइम्स में उस तब के अखबार में ये छपा था। ये 15 सितंबर 2022 को ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ है गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइस वक्फ बोर्ड के और भी विवादित फैसलों के बारे में जिस पे उन्होंने क्लेम किया था। सिर्फ ये मतलब ये तो मैंने आपको रिसेंट में जो उन्होंने हरनाथ सिंह जी ने जो अभी अपने स्पीच में जो कहा है वो है। लेकिन अगर हम इसके पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में भी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसी जगहों पे अपना मालिकाना हक जताया है जो कि मतलब समझ से परे था। जिसमें से दो लोकेशन बहुत ही मेजर है। एक तो ताजमहल है और दूसरा है देवभूमि द्वारका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर में भी तब के अखबार में ये छपा था कि भाई ताजमहल पे इन्होंने अपना मालिकाना हक जता दिया है। और उसी टाइम द्वारका में भी गुजरात हाई कोर्ट में भी इन्होंने एक हल्फनामा दाखिल किया था कि भाई जो द्वारका की जो नगरी है ना, जो द्वारका जिसके हमारे कृष्ण जो राजा हुआ करते थे द्वारका के, वो द्वारका तो डूब चुकी है लेकिन कुछ आइलैंड हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें से दो आइलैंड जो है जिसको हम बेट आइलैंड बोलते हैं, वो बेट आइलैंड पे इन्होंने अपना मालिकाना हक जता दिया था 2021 के अंदर। और 2005 के अंदर ये ताजमहल पे इन्होंने अपना मालिकाना हक जताया था। तो इन विवादों को देख के ये कहा जा रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है ये ऑफ द सडन कहीं भी जाता है और कहता है कि भाई ये हमारा है, इसको तुम खाली कर दो। तो ये जो विवाद है ना ये बहुत पुराना विवाद है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई जो ये एक्ट है इसको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि कल को कोई ये अगर ऐसा चलता रहा तो कल को कहीं भी ये जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये हमारा एरिया है, इसको खाली करो, यहाँ पे हम रहें। क्योंकि आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि 1995 का जो एक्ट है वो वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है कि ये कोर्ट से भी ऊपर है। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसको हटाया जाए। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम देखें तो ताजमहल के बारे में कब ये इन्होंने क्लेम किया, तो 2005 जुलाई के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पे क्लेम किया कि भाई जो शाहजहां थे उन्होंने हमें ये डोनेट किया था। ठीक है, और ये अब हमारा है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि कब ये हुआ, जब शाहजहां जेल में थे। अगर ये जेल में थे तो फिर उन्होंने साइन कैसे किया? आपके पास कोई दस्तावेज है जिस पे उन्होंने ये चीज़ लिख के दी हो कि भाई ये जो ताजमहल का जो प्रॉपर्टी है वो हम आपको दे देते हैं? अगर कुछ ऐसा है तो आप बताइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस, तब के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, उन्होंने कैसे साइन किया था ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद लास्ट में 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और वापस से जो ताजमहल का जो देख रेख है वो एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया। गाइज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, देश की जितनी भी पुरानी पुरानी जो भी जो हमारी विरासत है उन सब का देख रेख करने का जो जिम्मा है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। तो ताजमहल का भी जो देख रेख का जो जितना भी जिम्मा है वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। तो 2010 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि भाई अभी भी ये ताजमहल उनके ही अंडर में रहेगा और जो है वही इसकी देखरेख करेंगे। क्योंकि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो ये मतलब साबित करने में विफल हो गए थे कि सच में शाहजहां ने उनको ऐसा कुछ दस्तावेज दिए थे लिख के या क्या। तो 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही अब इसको देखरेख करेगा। अब बात कर लेते हैं द्वारका के बारे में। तो द्वारका की स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से है कि द्वारका के जो बेट आइलैंड है, ठीक है,
उस पे 2021 के अंदर इन्होंने अपना मालिकाना हक जता दिया था। जब ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जब ये लेकर गए, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, क्या आप होश में हो, ये क्या कह रहे हो? हाउ कैन वक्फ बोर्ड क्लेम ओनरशिप ऑफ लैंड इन कृष्ण नगरी? वक्फ बोर्ड कैसे क्लेम कर सकती है कृष्ण नगरी के वो लैंड को? तो इस पे जो गुजरात हाई कोर्ट ने है जो वो फटकार लगाई थी, और इसको जो रिफ्यूज़ कर दिया था, ये एप्लीकेशन उन्होंने रद्द ही कर दिया, मतलब उन्होंने इस पे कुछ सुनवाई ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये हटाओ भाई, ये ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये कृष्णा की नगरी है, और ये हिंदू, अगर हम देखें तो हिंदुओं के लिए ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हॉली पैलेस है भाई गाइज। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे महाभारत के अकॉर्डिंग, कृष्ण जो थे वो द्वारका के ही राजा थे, और उनको, अगर हम इसमें डिटेल में जाए तो उनको श्राप मिला था जिसके कारण द्वारका पानी में डूब गई थी, लेकिन सारे के सारी द्वारका पानी में नहीं डूबी थी। कुछ आइलैंड हैं जो अभी भी बचे हुए हैं जो पानी में नहीं डूबे हैं, जिसमें से 2 आइलैंड हैं जिसको हम बेट द्वारका बोलते हैं, जहाँ पे आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि अभी करंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेट द्वारका में 7,000 फैमिलीज अभी रह रही है, जिसमें से 6,000 फैमिली जो है वो मुस्लिम है। बट ये भी एक सच है कि द्वारका इज अ वन ऑफ द होली पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो गाइज यही सब विवाद को देखते हुए ये बोला जा रहा है। बहुत सब इस पे वक्फ बोर्ड पे पहले भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई ये जो वक्फ एक्ट है 1995, इसको रद्द कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। बट लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा गाइज, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि ये जो वक़्फ़ एक्ट है ये हटना चाहिए या रहना चाहिए। तो देखिए गाइज, मेरा पॉइंट तो यही कहता है कि अगर हम सेक्युलर कंट्री में, यहाँ पे हम सेक्युलर कंट्रीज में रह रहे हैं, हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, राइट? तो अगर हम सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं, तो फिर सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही स्पेशल स्टेटस क्यों हो? सारे कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि गाइज मेरे नज़र में गरीबी जात पात या धर्म देख के नहीं आता। गरीब मतलब गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो इस बोर्ड के जगह पे कोई अदर बोर्ड अगर आ सकता है जो लिटरली किसी गरीब के लिए मदद करे, ठीक है, उसके पास कोई भी गरीब जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो वहाँ पे जा रहा है, अगर उसको वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही है, तो कुछ ऐसा बोर्ड बन सकता है, तो उस पे हमें विचार करना चाहिए। वक्फ बोर्ड मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पस के लिए इसका यूज़ होना था वो शायद मेरे हिसाब से करंट में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा विवाद है। और जिस तरीके से 1995 का एक्ट जिस तरीके से इसको पावरफुल बनाता है, इस बोर्ड को, वो भी एक कहीं ना कहीं विवाद को क्रिएट करता है। तो मेरा बस यही कहना है कि हम जिस देश में, इतने खूबसूरत देश हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड हो जो लिटरली जो गरीब लोग हैं उनके लिए हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे। तो गाइज यही है। अगर आपको हमारा वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने अपना 100% इस वीडियो में दिया है, और जो भी मैं आपको समझाना चाहता था मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज एक और बात, बिग बैश लीग जैसा कि अभी अपने चरम पे है, और जिस तरीके से मैचेस अभी हो रहे हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बिग बैश लीग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज कल होने वाले मैच के बारे में। आज होने वाले मैच का प्रिडिक्शन हमने कल के वीडियो में, आज सुबह भी ही वो वीडियो अपलोड कर दिया था, और कल जो मैच होने वाला है उसके भी वीडियोस हम कल मॉर्निंग में डाल देंगे। तो आप देखते रहें, देखते रहें हमारे वीडियोस को, सपोर्ट करते रहें, प्यार ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और
मिलते हैं कुछ और भी टॉपिक, अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर रिसेंट में कुछ देखने को मिलता है तो उस टॉपिक पे भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक अगर आप मेरे से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर वो टॉपिक का नाम बताएं, ताकि अगर वो टॉपिक अगर सही लगेगा तो उस पे भी हम जरूर ब्रीफ में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।